नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 16 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डेंग इन्विजन्ड। चलिए इसे पढ़ते हैं। शायद ही भारत चीन सदी डेंग ने कल्पना की थी। वर्तमान चीनी नेतृत्व के लिए 21वीं सदी को अकेले चीन का होना तय है, जिसमें भारत को उसकी जगह दिखाई जाएगी। गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच संघर्ष के 15 महीने बाद भारत चीन संबंध जीवित स्मृति में अपने सबसे निचले स्तर पर। यह सुनिश्चित करने के लिए पहले भी हमेशा राजनीतिक तनाव रहा है। प्रत्येक देश के दूसरे देश के द्वारा नियंत्रित भूमि पर क्षेत्रीय दावों और चीन के हमारे शत्रुतापूर्ण अलग भाई पाकिस्तान के साथ तभी मौसम गठबंधन जैसी दीर्घकालिक समस्याओं पर और दलाई लामा के प्रति आतिथ्य जिन्हें 1959 में तिब्बत से भागकर शरण मिली। लेकिन किसी भी देश ने इन तनावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चीन ने घोषणा की थी कि सीमा विवाद को हल करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों पर छोड़ दिया जा सकता है। भारत ने एक आध्यात्मिक नेता के रूप में दलाई लामा के लिए आधिकारिक सम्मान को सीमित करते हुए तिब्बती अलगाववाद का समर्थन करने से इनकार करते हुए वन चाइना नीति का समर्थन किया। रेखा कोई उकसावे वाली नहीं। भारत ने आमतौर पर नाव को हिलाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। इसके कार्यों और बयानों को आमतौर पर हमारे उत्तरी पड़ोसी को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि चीन के साथ व्यापार संबंधों अब $100 के करीब को फलने फूलने में सक्षम बनाने के लिए सीमा समस्या को वापस बर्नर पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह चीन के किसी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले रोकथाम में शामिल होने को तैयार नहीं है। 2 शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के बाद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के इसके पारंपरिक जुनून ने इसे पश्चिम के कलंक से सावधान कर दिया। विडंबना यह है कि गलवान से पहले 2020 दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष माना जाता था। अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में 9 वर्षों में अपनी 18वीं बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों देशों के बीच के संबंधों को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का भव्य संकल्प लिया था। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि वे 70 संयुक्त गतिविधियों का संचालन करेंगे, जिसमें उनके बढ़ते व्यापार में सुधार, उनके प्राचीन सभ्यतागत संबंधों में विद्वानों के शोध का समर्थन करना और यहाँ तक कि सैन्य प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान भी शामिल है। बहुत जुड़ाव है। यह सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी। दोनों देशों ने वास्तव में जुड़ाई के कई रास्ते विकसित किए थे। नगण्य स्तरों से 1991 तक चीन के साथ व्यापार भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में से एक बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी एक प्रारंभिक उत्साही ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों, विशेषकर बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन और दूरसंचार प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय चीनी निवेश पर अवशिष्ट प्रतिबंध हटा दिया, ताकि 2020 तक चीनी निवेश वर्तमान और नियोजित दोनों पर खड़ा हो सके। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ लगभग $26 बिलियन का कुल योगदान लगभग आधा है। भारत ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है में चीन के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ RIC रूस, भारत, चीन के वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। लेकिन यह तेजी से स्पष्ट हो गया है कि विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की नीति चीन के हाथों में चली गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बार बार मामूली सैन्य घुसपैठ करने के लिए भारत पर छोटे पैमाने पर सैन्य झटके लगाने के लिए स्थानीय सामरिक उद्देश्यों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए प्रतीत होता है कि सौम्य स्थिति का उपयोग किया गया है और फिर शांति की घोषणा करें। पारस्परिक विघटन की विधिवत घोषणा की जाती है। दोनों पक्षों का दावा है कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन चीन अपनी नई तैनाती को स्थापित और मजबूत करता है। ये छोटे संकट हमेशा चीनियों के साथ जमीन पर पहले से बेहतर स्थिति में समाप्त होते हैं। प्रत्येक घटना LAC पर एक नया सामान स्थापित कर। चीनी रणनीति गलवान संघर्ष चीनी सैनिक LAC के उन क्षेत्रों के साथ अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए एक सामरिक कदम में लगे हुए हैं, जो भारतीय पदों को धमकाने और गश्ती दल को रोकने के लिए हैं। हाल की घुसपैठ के बाद चीनी अब कथित तौर पर LAC के साथ लद्दाख में 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं। ये निर्विवाद
बाद भारतीय क्षेत्र पर भारत के सड़कों, पुलों और इसी तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण को धमकी दे रहे हैं। तिब्बत में एलएसी के पास इसी तरह के चीनी प्रयासों को प्रतिबंधित करने का एक विलंबित प्रयास। केवल गश्त करने के बजाय उन्होंने चीन की अपनी दावा रेखा से परे इन क्षेत्रों में एक निश्चित उपस्थिति स्थापित की है। पैंगोंग त्सो झील के पास फिंगर हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, सैकड़ों तंबू गाड़ दिए हैं, कंक्रीट के ढांचे का निर्माण किया है और सड़क के अतिरिक्त किलोमीटर का निर्माण किया है। ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य गलवान घाटी और श्योक नदी के चौराहे तक चीनी सैनिकों की उपस्थिति का विस्तार करना है, जो गलवान घाटी को भारत की सीमा से दूर कर देगा। चीनियों ने अपने घुसपैठ के क्षेत्र में स्थायी ढांचे का निर्माण किया है और बयान जारी कर दावा किया है कि गलवान घाटी पर संप्रभुता चीन हमेशा संबंधित रही। ऐसा लगता है कि चीन की रणनीति एलिस को मजबूत करने की है, जहां वह चाहता है ताकि एक अंतिम सीमा समझौता जो इन नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है उसके पक्ष में होगा। यह लंबी अवधि की योजना है। बीजिंग कहता रहता है कि सीमा को आने वाली पीढ़ियों पर बसने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, अच्छी तरह से जानते हुए कि प्रत्येक बीतते वर्ष में एलएसी को स्थानांतरित करते हुए चीन की सापेक्ष आर्थिक, सैन्य, भू राजनीतिक ताकत भारत की तुलना में बढ़। इस बीच सीमा की घटनाएं भारतीयों को संतुलन से दूर रख और दुनिया को प्रदर्शित करती हैं। भारत चीन को चुनौती देने में सक्षम नहीं। अन्य देशों को सुरक्षा प्रदान करना तो दूर की बात है, जबकि देंग शियाओपिंग ने 1988 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा था कि 21वीं सदी भारत और चीन की सदी। वर्तमान चीनी नेतृत्व में इस तरह के प्रॉब्लम के लिए धैर्य नहीं। वे जानते हैं कि यह अकेले चीन की सदी होना तय है और भारत को पैकिंग ऑर्डर में अपनी सहायक जगह दिखाने के लिए सभी बहुत खुश। भारत के सामरिक विकल्प अस्वीकार है। इसने एलएसी पर अपनी सैन्य संपत्ति को मजबूत कर दिया है ताकि अभी के लिए गहरी घुसपैठ को रोका जा सके। चीन पर राजनयिक या सैन्य साधनों के माध्यम से यथास्थिति बहाल करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद है। चीनी और भारतीय अधिकारी वर्तमान में तनाव कम करने के लिए राजनयिक और सैन्य संवाद में लगे हैं, लेकिन महीनों से तनाव कम हो गया है। चीन ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि उनका विघटन पहले से ही पूरा हो चुका हो। भारत ने डेटा सुरक्षा के आधार पर भारत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाते हुए आर्थिक प्रतिशोध के बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक कृत्यों का जवाब दिया है। यह संभावना है कि चीनी कंपनियों को विशाल भारतीय बाजार में विभिन्न आकर्षक अवसरों से रोक दिया जाएगा, क्योंकि उनमें से दो, हुआवे और ZTE, भारत के 5G यानी कि 5G दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चल रहे परीक्षणों से हैं। भारत ने रेलवे, मोटरवे, सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण परियोजनाओं और दूरसंचार जैसी परियोजनाओं में चीनी निवेश पर भी सख्त सीमाएं हटा दी, जो चीन के लिए खुलेपन का उलट है, इसे मोदी प्रशासन ने शुरू में आया था। आर्थिक कोण फिर भी भारत अन्य महत्वपूर्ण आयातों के लिए चीन पर बहुत अधिक पर है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ तक कि उन्हें बनाने के लिए सक्रिय सामग्री, ऑटोमोटिव पार्ट्स और माइक्रोचिप्स, जिनकी सभी भारतीय निर्माताओं को आवश्यकता होती है। नई दिल्ली में कई लोगों को डर है यह अपने आप में शूटिंग करेगा। आज भारत गैर उपयोग वाली अर्थव्यवस्था के लिए चीन पर निर्भरता अधिक बनी हुई। इतना ही नहीं, शेष विश्व में भारत के निर्यात के लिए चीन से आयात अनिवार्य है। विभिन्न विनिर्माण इनपुट, औद्योगिक उपकरण और घटक और यहाँ तक कि कुछ तकनीक जानकारी भी चीन से आते हैं। उन्हें समाप्त करने से भारत के आर्थिक विकास पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब मुख्य रूप से कोविड-19 संकट के लिए हमारा सकल घरेलू उत्पाद नाटकीय रूप से सुड़ गया है और किसी भी व्यापार प्रतिशोध प्रभावशीलता की सीमाएं हैं। चीन के साथ व्यापार भारतीय दृष्टिकोण से पर्याप्त लग सकता है, लेकिन यह चीन के निर्यात का केवल 3% का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भारी रूप से कम करना बीजिंग को रोकने या उसके व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त ही होगा। ऐसा लगता है कि विचारों की यह सीमा नई दिल्ली के केवल 2 रणनीतिक विकल्प छोड़ती है। क्षेत्र में एक मुखर चीन के लिए, दूसरी भूमिका निभाने के लिए खुद को समेटना या चीनी महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के साथ खुद को संरेखित करके ताकत और लाभ की तलाश करना, जो कि पहला किसी भी लोकतंत्र के लिए अपचनीय है। क्या चीन वास्तव में भारत को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है जिसका उसने हमेशा विरोध किया है, और वो है पश्चिम के साथ सहयोग करना। बातचीत थी शशि थरूर जी के साथ, जो तिरुवनंतपुरम का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे बार के सांसद सदस्य हैं और हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग सहित 22 पुस्तकों के पुरस्कार विजेता लेखक। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त।
अगली न्यूज जिसका टाइटल है नो द एनिमी नो सेल्फ इज साउंड प्रोफेशनल एडवाइस। चलिए इसे पढ़ते हैं। दुश्मन को जानो खुद को जानो एक अच्छी पेशेवर सलाह है। इसे प्राप्त किया जा सकता है यदि राष्ट्रीय नेतृत्व और सैन्य शिक्षा प्रणाली के पास पूर्णकालिक डोमेन विशेषज्ञों तक पहुंच हो। चीनी जनरल सैन्य रणनीतिकार लेखक और दार्शनिक सन तजू ने प्रसिद्ध रूप से कहा, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ना तो दुश्मन को जानते हैं और ना ही खुद को जानते हैं तो आप हर लड़ाई में हारेंगे। सैन्य हलकों में हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसके जांच की आवश्यकता है और भारतीय सशस्त्र बलों में व्यावसायिक सैन्य शिक्षा PME के कुछ पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। एक संरचित प्रक्रिया। विरोधी और स्वयं को जानना 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करना विपक्षी का और स्वयं का, ज्ञान में इसका आसवन और अंत में निर्णय लेने वालों के लिए विकल्पों की सिफारिश करना। तीसरा चरण राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक नेतृत्व जानकार लोगों से सलाह लेता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB और नीति आयोग सरकार को सलाह देते हैं और प्रमुख पदों पर विकल्प प्रदान करते हैं। प्रत्येक निकाय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के डोमेन विशेषज्ञ होने चाहिए और जब कोई NSCS और NSB पर विचार करता है तो सशस्त्र बलों के तीनों अंगों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सलाहकार स्तर पर किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से अब कई वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है। यह देखना शिक्षाप्रद होगा कि अन्य राष्ट्र ऐसे शीर्ष निकायों में कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि सदस्यों को शिक्षाविदों और पेशेवरों दोनों को एक में शामिल करने की आवश्यकता होती है। विदेश में शीर्ष संस्थान। मुझे विदेश में 2 विशेषज्ञ पाठ्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फ्रांस में परीक्षण पायलट स्कूल EPNER में, जिसमें मैंने 1987 में भाग लिया। मुख्य ग्राउंड इंस्ट्रक्टर जिन्होंने हमें परीक्षण उड़ान का सिद्धांत सिखाया एक नागरिक वायुगतिकीविद थे। स्कूल के कमांडेंट पहले एविएशन कंपनी मेसर्स डसॉल्ट के साथ वायुसेना के मिराज 2000 प्रोजेक्ट पायलट थे। उन्हें परीक्षण उड़ान सिखाने के लिए EPNER में भेजा गया था। क्या हम PME संस्थानों में इस तरह के इंटरमिक्सिंग को दोहरा सकते हैं ताकि कर्मियों को अपने भीतर उपलब्ध विशेषज्ञता से लाभ। संयोग से मेरी अंतिम परीक्षा के लिए परीक्षक एरोस्पेटियल का मुख्य परीक्षण पायलट था, यानी फ्रांसीसी विमानन उद्योग में काम करने वाला एक नागरिक। EPNER उदाहरण सामरिक स्तर से एक यह दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों के सिद्धांतकारों और चिकित्सकों को कनिष्ठ पेशेवरों को समग्र रूप से प्रशिक्षित करने के लिए कैसे जोड़ा जा सकता है, जो बाद में परिचालन और रणनीतिक क्षेत्र में नियुक्तियां करते हैं। संयुक्त राज्य वायुसेना के पास नागरिक शिक्षाविदों के एक संकाय के साथ अपना वायु विश्वविद्यालय है, जिन्होंने अपना जीवन केवल एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए समर्पित किया है। विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र में अंतिम शब्द हैं। उनकी शिक्षाएं वर्दीधारी सेवा प्रशिक्षकों द्वारा वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभवों से सहसंबंधित हैं। जब मैं वहां अपना कोर्स कर रहा था, कर्नल जॉन वार्डन स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में आए एक वायु शक्ति रणनीतिकार। कर्नल ने 1991 में इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में शानदार हवाई अभियान तैयार किया था। सफल हवाई अभियान के बाद यह याद किया जाएगा, जमीनी बलों के पास एक स्वतंत्र दौड़। भारत में स्थिति। हम भारत में कैसे कर रहे हैं यह कहना सुरक्षित होगा कि हमारे पास PME संस्थानों में अधिकांश, यदि सभी नहीं तो शिक्षक फील्ड स्टाफ नियुक्तियों से तैनात सेवाधिकारी हैं जो अपना 2 या 3 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञ बनने का समय। पूर्णकालिक अध्यापन करने वाले कर्मचारियों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों को रखने के लिए अतिथि व्याख्यान होने का कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से हम कुछ संस्थानों में बदलाव की एक लहर देखते हैं। गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज परिचालन कला पर कैप्सूल चलाने के लिए विदेश से एक प्रख्यात शिक्षाविद को आमंत्रित करता है। कॉलेज में सेवानिवृत्त अधिकारियों का एक सहायक संकाय भी है जो सीखने के विशेष क्षेत्रों में सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज को एक सेवानिवृत्त विद्वान योद्धा द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति की कुर्सी की स्थापना करते हुए देखना भी खुशी की बात है और ऐसा ही कहीं और भी होना चाहिए। IDU परियोजना ठप। सैन्य इतिहास, रणनीति, भू राजनीति आदि पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञों के साथ स्थायी कुर्सियों के साथ रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। सेवा अधिकारी क्षेत्र की वास्तविकता
की कड़ियां होंगे। यह एक संयुक्त संस्था है और इसलिए कमांडेंट को 3 सेवाओं में से किसी एक से एक प्रतिष्ठित विद्वान योद्धा युक्त होना चाहिए, न कि केवल सेना से जैसा कि अब तक रहा है। आर्मी वॉर कॉलेज, कॉलेज फॉर एयर वॉरफेयर, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट आदि को भी इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसे जैसे कोई सीखने के पदानुक्रम को आगे बढ़ाता है, एक आश्चर्य होता है कि भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय IDU परियोजना पहले INDU भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के पास 2013 में इसकी आधारशिला रखे जाने के बाद कहां लटकी हुई। ऐसे समय में जब सड़क अवसंरचना और अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि को तेजी से ट्रैक किया जा रहा है, IDU पर चुप्पी, जो भारत में PME वास्तुकला का मार्गदर्शन करने के लिए आधारशिला संस्थान होगा, अधा है। जबकि गृह मंत्रालय ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU की स्थापना की है, जिसका प्रमुख NSAB का भी सदस्य है। एक आश्चर्य है कि रक्षा मंत्रालय IDU के साथ विलंब क्यों कर रहा है, जिसमें सभी त्रिसेवा की योजना है। संरक्षण के तहत राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों सहित संस्थान संयोग से RRU की वेबसाइट बताती है कि इसमें वायु और अंतरिक्ष, नौसेना, सेना आदि के स्कूल होंगे, लेकिन किसी ने सोचा कि उच्च रणनीतिक शिक्षा के ऐसे स्कूलों का चार्टर IDU के लिए होना चाहिए, जो हमें सर्वोच्च नीति सलाहकार स्तर NSAB और NSCS में लाता है। ये शीर्ष निकाय भारत के राजनीतिक नेतृत्व का राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, मगर कभी भी तीनों सेवाओं से ध्वनि अकादमिक उपस्थिति और सैन्य पेशेवरों आबादी का मामला था, तो यह यहाँ है। राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों नागरिक और सैन्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के सरपट दौड़ते समय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फिर से जोड़ने के लिए दुश्मन को जानने में अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे और स्वयं को जानने। बातचीत थी एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर VM, सेवानिवृत्त, जो कि पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के, और व्यक्त किए गए विचार उनके व्यक्तिगत। इसी का तमाम, जिसका टाइटल है ट्रांजिएंट ईजिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्षणिक सहजता मूल्य दबाव के एक प्रमुख घटक को संबोधित करने के लिए ईंधन करों में एक निश्चित तरीका है। नवीनतम खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े पहली बार में अर्थव्यवस्था में कीमतों का दबाव कम होना शुरू हो गया है। CPI के लिए अगस्त प्रिंट के साथ मुद्रास्फीति जुलाई के 5.59% के बाद लगातार दूसरे महीने धीमी होकर 5.3% की गति पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और नवीनतम थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के घटकों के बीच मूल्य रुझान, हालांकि यह दर्शाता है कि मूल्य लाभ पर गार्ड को गिराना समय से पहले होगा। एक के लिए एक साल पहले मुद्रास्फीति रीडिंग को बढ़ाया गया था, जिससे अनुकूलन आधार मिला था। हालांकि महीने दर महीने CPI ने मुद्रास्फीति में नरमी के अनुमान पर विश्वास करते हुए जुलाई से 0.25% की वृद्धि की और पिछले महीने की तुलना में कम से कम 3 आवश्यक खाद्य घटकों में मूल्य वृद्धि की गति में तेजी आई, जिसमें मांस और मछली, डेयरी और तेल और वसा में महत्वपूर्ण तेजी आई। खाद्य तेल की स्थिति महीनों से खराब है। जुलाई के 32.5% के बाद अगस्त प्रिंट 33% था और आयात शुल्क में कटौती के पहले दौर का उनकी कीमतों को ठंडा करने में बहुत कम प्रभाव पड़ा है, जिससे केंद्र को शुल्क में कटौती का एक और किस्त की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस महीने 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोतों अंडे और दालों में मुद्रास्फीति भी चिंता का विषय बनी हुई है। जबकि अंडे की मुद्रास्फीति उच्च किशोरावस्था में 16.3% पर रही। दालों की कीमतों में वृद्धि जुलाई की 9.04 की गति से 23 आधार अंक धीमे होने के बाद 8.81% थी। सब्जियों की कीमतों में लगातार और व्यापक अपस्फीति पिछले महीने समग्र खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति में कमी के लिए मुख्य सकारात्मक योगदान करता थी। केंद्र को इस महीने शुल्क कटौती की एक और किस्त की घोषणा करने के लिए मजबूर किया। 2 अन्य पर जो ये लाइन लिखी हुई है, ये 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोतों जैसे अंडे और दालों में मुद्रास्फीति भी चिंता की विषय बनी हुई है और उनके जो आंकड़े दिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण। चलिए आगे पढ़ते हैं। धन और प्रकाश, कपड़े और जूते, स्वास्थ्य के साथ साथ घरेलू सामान और सेवाओं में मुद्रास्फीति की गति पिछले महीने तेज हो गई है। परिवहन और संचार, जिसमें पेट्रोल और डीजल के मुख्य मोटर वाहन ईंधन के पंप की शामिल हैं, जुलाई के 10.5% की गति से 30 आधार अंकों की कमी के बाद भी
10.2% पर दोहरे अंकों में रही। और WPI डेटा से पता चलता है उच्च परिवहन लागत के साथ साथ इनपुट मूल्य दबावों ने विनिर्मित उत्पादों में भी तेजी से मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया। इस खंड की गति को 11.4% तक भेज दिया है, जो कि दोहरे अंकों के मूल्य लाभ का चौथा सीधा महीना है। मुद्रास्फीति के लिए दृष्टिकोण आशावादी से बहुत दूर है। यदि कोई मानता है कि सेवाओं के लिए IHS मार्केट के PMI सर्वेक्षण से पता चला है अगस्त में इनपुट लागत 4 महीनों में तेज दर से बढ़ी। हाल ही में CO के CII सर्वेक्षण ने दिखाया इस साल 67% औसत खुदरा मुद्रास्फीति RBI की अनिवार्य मौद्रिक नीति 6% ऊपरी सीमा के करीब या उससे अधिक होने की उम्मीद। नीति निर्माता केवल इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अंततः मुद्रास्फीति केवल एक बिंदु बढ़ने के बारे में नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं और व्यवसायों कीमतों में प्रवृत्त अपेक्षाओं के बारे में। भविष्य में उच्च मुद्रास्फीति आशंकाओं ने भावना को कमजोर किया और इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया। ईंधन करों में कटौती मूल्य दबाव के एक प्रमुख घटक को संबोधित करने का एक तरीका है और यह समय है कि सरकार इस कमी करे और अधिक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए कार्य करे। इसी के साथ अगली न्यूज जिसका TN's केस अगेंस्ट नीट, चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट के खिलाफ तमिलनाडु का मामला। ऑड्स TN के खिलाफ हैं, लेकिन यह पूछने का समय है कि क्या परीक्षण ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET यानी कि नीट से छूट देने के लिए पारित विधेयक को कोई जादू की छड़ी नहीं है जो नाटकीय रूप से यथास्थिति को बदल दे। अपने ग्रामीण और शहरी गरीबों को अमीरों और अभिजात वर्ग के पक्ष में एक असमान प्रवेश प्रणाली के रूप में समझने के अपने इरादे के पीछे आशा और आशावाद के लिए कोई ठोस आधार नहीं लगता है। यह राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने की उम्मीद करता है। भले ही पूर्ववर्ती अन्ना द्रमुक शासन द्वारा पारित इस तरह के विधेयकों को 2017 के पक्ष से वंचित कर दिया गया था। इस तरह की सहमति की आवश्यकता है क्योंकि प्रस्तावित राज्य कानून चिकित्सा प्रवेश को विनियमित करने वाले संसदीय कानून के विरोध। नीट को खत्म करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए द्रमुक ने अब जो प्रमुख तत्व पेश किया है वह है न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं AK की एक रिपोर्ट। राज्य में छात्रों और स्वास्थ्य देखभाल वितरण पर नीट के प्रतिकूल प्रभाव पर राजन समिति का विचार है कि नीट ग्रामीण और शहरी गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अपने नेटवर्क को बचाने के लिए राज्य की भविष्य की जनशक्ति की उपलब्धता कई लेने वाले हैं। साथ ही इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। हालांकि विवादास्पद सवाल यह है कि क्या विधेयक की प्रस्तावना और इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में रिपोर्ट से इन तत्वों को शामिल करना केंद्र के लिए तमिलनाडु को छूट देने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन है। इसके कई तर्क हैं, साथ ही इसके पीछे कुछ सच्चाई भी। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट दृष्टिकोण के बाद इस तरह की परीक्षा अकेले मानकों को बनाए रखने में मदद कर सकती। निजी कॉलेजों सहित चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश पाने के एकमात्र साधन के रूप में नीट कृषीकृत हो गया है। इस मजबूत और अनम्य न्यायिक राय के सामने केंद्र सरकार के लिए अकेले एक राज्य को राहत देना काफी कठिन होगा। हालांकि देश के बाकी हिस्सों के लिए यह संभव है कि तमिलनाडु में नीट विरोधी आख्यान को तमिल विशिष्टतावाद के उत्पाद के रूप में खारिज न किया जाए, बल्कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करने का मामला है। राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है और इसका उद्देश्य सभी वर्गों तक आसान पहुंच बनाना है। इसने अब तक अपनी स्वास्थ्य प्रणाली की दक्षता को संरक्षित रखा है। यह जांचने का भी समय आ गया है कि क्या नीट मानकों में सुधार और व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। वर्तमान मानदंडों के तहत योग्यता रैंक पर काफी कम रैंक वाला व्यक्ति भी अभी भी एक निजी कॉलेज में मेडिकल सीट खरीद सकता है, जबकि उच्च रैंक वाले लेकिन एक निजी संस्थान में सरकारी कोटा सीट पाने के लिए पर्याप्त मूल्य प्रणाली से बाहर किया जा सकता है। केंद्र को तमिलनाडु को छूट देने पर विचार करने के अलावा कुछ और करना चाहिए। इसे एक बेहतर प्रणाली की कल्पना करनी होगी जो पारस्परिक योग्यता को संरक्षित करते हुए और बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण को रोकते हुए एक निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया की अनुमति देगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज इसका टाइटल है NEP स्कूल्स द फ्यूचर। NEP स्कूल, तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
कोविड-19 हमारी परिकल्पना से भी जल्दी ऑनलाइन मॉडल लेकर आया। कोविड-19 महामारी शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा रही है। इसने भविष्य को हमारे लिए जितनी जल्दी सोचा था उतनी जल्दी लाया है। यदि महामारी नहीं होती तो शिक्षा में डिजिटल तकनीकों का उपयोग इतना व्यापक नहीं होता। शिक्षार्थियों को उनकी अपनी भाषाओं में विभिन्न प्रकार की नवीन सामग्री या शिक्षा के डिजिटल स्वरूपों से अवगत नहीं कराया गया होगा। अपने बच्चे की शिक्षा में माता पिता और समुदायों की भागीदारी एक दूर का सपना होता है। बच्चे के मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक विकास में स्कूलों और शिक्षकों की आवश्यक भूमिका अस्थायी रूप से स्थापित नहीं हो पाती। आधारभूत साक्षरता और बीच में छोड़ने वालों को रोकने की आवश्यकता को इतनी तीव्रता से महसूस नहीं किया गया होगा और डिजिटल डिवाइड को दूर करने की आवश्यकता इतनी तीव्रता से महसूस नहीं की गई होगी। भविष्य के स्कूल और स्कूली शिक्षा के भविष्य दोनों अब गहन बहस के अधीन हैं, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के साथ। लेकिन कुछ व्यापक समझ सामने आई हैं जिन पर अधिकांश सहमत हैं। सबसे पहले, भौतिक बुनियादी ढांचे से डिजिटल और आभासी आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित करने में पहले से ही एक स्पष्ट बदलाव है। दूसरे, यह एडटेक नहीं है जितना कि यह स्कूलों में सीखने का पारंपरिक आमने सामने का तरीका है, जो शिक्षा में सबसे बड़ा तुल्य कारक बना रहेगा। तीसरा, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के लिए कौशल निर्माण का बहुत महत्व हो गया है। चौथा, महामारी के प्रभाव को दूर करने और उलटने के लिए त्वरित और यहाँ तक कि विभेदित निर्देशात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। अंततः कुल मिलाकर 4 गुण हैं। इस परिदृश्य में स्कूलों को मजबूत, समावेशी और पेशेवर शिक्षा प्रणाली के रूप में उभरने के लिए यह कल्पना करना आवश्यक है कि भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। हम मानते हैं कि निम्नलिखित 4 गुण भविष्य के स्कूलों को सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से परिभाषित करेंगे। सबसे पहले, स्कूल बंद कक्षा समुदायों के रूप में रहने के बजाय विस्तारित नेटवर्क को प्रोत्साहित करेंगे। पिछली कुछ शताब्दियों में हमारी शिक्षा प्रणाली उन तरीकों की ओर स्थानांतरित हो गई है जो व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन उन्हें जीवन कौशल से युक्त नहीं कर सकती है। नतीजतन हमारे पास स्कूल परिसर से बाहर निकलने वाले, नौकरी देने वाले शायद ही हों। हमारे पास दिन प्रतिदिन की कई समस्याएं हैं, लेकिन बहुत कम समस्या समाधान करता है। भविष्य के स्कूल की दीवारों से आगे निकल जाएंगे। वे शिक्षण अधिगम को अनौपचारिक सेटिंग जैसे विषय मंडल और इको क्लब, पड़ोस के दौर, संग्रहालयों या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं आदि में ले जाएंगे। शिक्षार्थी अपने दृष्टिकोण में हरे, तकनीक प्रेमी, अपनी जड़ों और दुनिया से जुड़े रहेंगे और अपने पाठ्यक्रम को अपने जीवन से प्रभावी ढंग से जोड़ने से सक्षम होंगे। दूसरा, स्कूल प्रोएक्टिव इनोवेटर्स होंगे जो शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्र और अलग अलग निर्देशों को अपनाएंगे ताकि वे ज्ञान निर्माता और अंततः नौकरी निर्माता बन सकें। वे प्रत्येक बच्चे की अनूठी क्षमता को सामने लाने के लिए मूल्यांकन के नवीन तरीकों का उपयोग करेंगे, शिक्षण सीखने और प्रशासन के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करेंगे ताकि नवाचार की संस्कृति को शुरू किया जा सके। तीसरा, नौकरियों के भविष्य का भी भविष्य स्कूलों पर सीधा असर डालता है। नियमित नौकरियां दुर्लभ हो जाएंगी। भविष्य के छात्रों को आवश्यक क्षमताओं के नए सेट के साथ संघर्ष करना होगा। अतिसूचना को दुष्प्रचार के रूप में बदलना होगा। आभासी टीमों को एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से नहीं देखने को मिलेगा और सुपर स्पेशलिस्ट और क्रॉस डिसिप्लिनरी कौशल के बीच लगातार एक झूले का अनुभव करना होगा। भविष्य के स्कूल भविष्य उन्मुख होंगे और नौकरी के बाजार से जुड़े होंगे, जो अभी तक पैदा होने वाली नौकरियों और प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करने के लिए शिक्षार्थियों के कौशल को सशक्त बनाने और निर्णय करने में सक्षम हैं। अंत में, स्कूल परिवारों और समुदायों के साथ मजबूत और अधिक भरोसेमंद जुड़ाव बनाएंगे। माता पिता शिक्षक बैठकों, EPTM माता पिता को मार्गदर्शन और महामारी के दौरान माता पिता के साथ सोशल मीडिया आधारित सक्रिय संचार की ऑनलाइन दुनिया ने संभावनाओं की एक पूरी दुनिया खोल दी है। स्थानीय स्व सरकार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, नागरिक समाज संगठन CSO और बड़े पैमाने पर समुदाय भविष्य के स्कूलों में सेवाओं, समर्थन, बुनियादी ढांचे और भविष्य की नौकरियों के लिए जोखिम और स्कूल की सीमाओं से परे सीखने की पेशकश में सक्रिय रूप से लगे रहेंगे।
भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या निर्णय लेते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि देश का भविष्य आज हमारे स्कूलों में नामांकित हो जाए। भविष्य के स्कूल बच्चों के चरित्र का निर्माण करेंगे और उन्हें दुनिया की खोज करने, इसे आकार देने और इसे न्यायसंगत बनाने में योगदान देंगे। बातचीत थी अनीता करवाल जो कि सचिव हैं और रजनीश कुमार जो कि स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार में निदेशक। इसी के साथ न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है रिलेशनशिप टाइड टू जॉब। चलिए इसे पढ़ते हैं। शरिया कानून से जुड़ा रिश्ता। महिलाओं के लिए नया तालिबान का दृष्टिकोण पुराने तालिबान से अलग नहीं होगा। काबुल में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम इस बात को सही ठहराने के लिए काफी हैं कि महिलाओं के प्रति तथाकथित नए तालिबान का दृष्टिकोण 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन करने वाले पुराने तालिबान से अलग नहीं होगा। यह तब स्पष्ट हो गया जब जबीउल्लाह मुजाहिद, इसके प्रवक्ता, ने तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नए अफगानिस्तान में महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दों को शरिया कानून से जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि नए तालिबान ने अपने पूर्ववर्ती की तरह अफगानिस्तान को मूल लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में पुनर्निर्माण करने की शक्ति पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि अफगानिस्तान के समाज को इस्लाम के अपने चरम संस्करण के साथ रंग दिया है। तालिबान एक वैचारिक आंदोलन है। ऐसे तमाम आंदोलनों की तरह यह भी बयानबाजी के जरिए रणनीतिक समझौता कर रहा है। इस संकट के केंद्र में महिलाओं और धर्मों के बीच संबंधों का मुद्दा है। महिलाओं की वास्तविक मुक्ति। कुछ लोगों का तर्क है कि धर्म से बाहर है, क्योंकि सभी धर्म स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक हैं। अन्य लोग इस्लाम सहित विभिन्न धर्मों में पर्याप्त नैतिक संसाधनों के प्रसार को पहचानते हैं जिन्हें लिंग अधिकारों के लिए मार्शल किया जा सकता है। इस्लाम के प्रति सहानुभूति रखने वाले विद्वान अक्सर इसकी महिला विरोधी प्रवृत्ति का श्रेय इस्लामी ग्रंथों में महिलाओं की भूमिका की त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं को देते हैं। मिस्र, ईरान और यहाँ तक कि भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नारीवादी आंदोलन अक्सर मुस्लिम समाजों में लैंगिक अधिकारों के लिए संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक मामला बनाने के लिए विभिन्न इस्लामी स्रोतों का हवाला देते हैं। कभी कभी पैगंबर मोहम्मद के जीवन से भी अभ्यास करते हैं। मोरक्को की नारीवादी फातिमा मिर्निसी की पुस्तक विमेन एंड इस्लाम इन हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल इंक्वायरी महिलाओं और इस्लाम के बीच संबंधों पर आकर्षक दृष्टिकोणों को व्यक्त करती है। वह इस बात पर एक प्रेरक मामला बनाती हैं कि पश्चिम इस्लाम को महिला विरोधी के रूप में अलग करने में अनुचित क्यों रहा है। विभिन्न शास्त्रीय स्रोतों से जुड़कर वह इस्लामिक ग्रंथों की गलत व्याख्या और इसके बौद्धिक इतिहास को इस्लाम के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रहों के कारण के दोषी के रूप में ठहराती हैं। वह पैगंबर की पत्नी आयशा सत्ता संघर्ष में उनकी भूमिका और उस समय शासन करने वाले खलीफा के खिलाफ सशस्त्र विरोध का नेतृत्व करने के बारे में बात करती हैं। यह आख्यान तालिबान के उस तर्क का खंडन करता है जो मुस्लिम महिलाओं को शासन या उसकी राजनीति में किसी भी सार्वजनिक भूमिका से वंचित करता है। तालिबान के पुनरुत्थान में मुस्लिम समाजों के बारे में वैश्विक राय को आंतरिक रूप से महिला विरोधी होने की क्षमता है। हालांकि मुस्लिम बहुल समाज शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रमुख भूमिकाओं के बारे में उत्साहजनक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो या बांग्लादेश में शेख हसीना ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। कुछ लोग वर्ग को उनके उत्थान के एक कारक के रूप में मानते हैं, लेकिन बहुसंख्यक पादरी और मुसलमान सामान्य रूप से अपनी भूमिकाओं को सामान्य मानते हैं और इस्लामी परंपरा का उल्लंघन नहीं करते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल से अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप की एक बड़ी विफलता तालिबान के इस्लाम के चरम पितृसत्तात्मक आख्यान का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में पर्याप्त जड़ें हासिल करने में उदार इस्लाम की विफलता रही है। दुर्भाग्य से उदारवादी इस्लाम के समर्थक के रूप में उदारवादी मुसलमानों को अक्सर गैर मुस्लिम समुदायों के उदारवादियों के साथ एकजुटता नहीं मिलती है, क्योंकि यह गलत धारणा है कि रूढ़िवादी और पादरी मुस्लिम समुदायों में शॉर्ट कहते हैं। इसलिए प्रमुख हितधारक उदार मुसलमानों का समर्थन करना राजनीतिक रूप से गलत मानते हैं। इस तरह की धारणा ने 1980 के दशक के दौरान भारत में शाह बानो विधेयक को पारित करने के लिए प्रेरित किया और उदार मुसलमानों को बहुसंख्यक
अल्पसंख्यक समुदाय के सत्ता भूखे उदारवादियों और भारतीय राज्य द्वारा छोड़ दिया गया। वर्तमान अफगानिस्तान में सक्रिय महिला समूहों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है। इस तरह के समर्थन के बिना वे अपनी नई जेल को तोड़ नहीं पाएंगे। बातचीत थी डॉक्टर शेख मुजीबुर रहमान, जो कि जामिया मिस्लिया इस्लामिया में पढ़ाते हैं। वह आगामी पुस्तक शिकवा ए हिंद अ पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के लेखक भी हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है एपी सीएम हैंड्स इन रेजिग्नेशन, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एपी इस्तीफा। यह आज से 50 साल पहले 16 सितंबर 1971 की बात है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री के ब्रह्मानंद रेड्डी ने आज राज्यपाल श्री कंदुभाई देसाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने कहा कि वह 13 सितंबर को ही इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक बार जब मैंने फैसला कर लिया तो यह मामला खत्म हो गया है, उन्होंने कहा। मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सदस्य श्री काकानी वेंकट रत्नम के साथ मुख्यमंत्री आज सुबह राजभवन गए और अपना त्यागपत्र तथा मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल ने अफसोस के साथ इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मुख्यमंत्री को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा। इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को उनकी प्रतीक्षा कार तक ले गए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। फिर उन्होंने हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री से विदा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उत्तराधिकारी के चयन में विधायकों की इच्छाओं पर उचित ध्यान और सम्मान दिया जाना चाहिए। श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री को नए नेता के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक की तारीख बतानी होगी। उन्होंने कहा कि वह वार्ता में भाग लेने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे जब तक कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है महात्मा गांधी टूर, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की यात्रा। यह से 100 साल पहले 16 सितंबर 1921 की बात है। महात्मा गांधी और पार्टी कुछ ही दिनों में तिननेवेली पहुंच रहे हैं। इनके स्वागत के लिए जिला कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्वागत समिति का गठन किया है। पेट्टई के मौलाना शेख इब्राहिम राष्ट्रपति हैं। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब और पी त्रिकुद सुंदरम पिल्लई अध्यक्ष हैं। श्री आर महादेवयार सचिव हैं। वे सभी जो 1-1 रुपए का भुगतान करते हैं स्वागत समिति के सदस्य बनने के हकदार होंगे। समिति की शेष राशि खर्च करने के बाद तिलक स्वराज्य कोष के लिए जिले के संग्रह का हिस्सा बनेगी। स्वागत समिति के सदस्यों को महात्मा द्वारा संबोधित जनसभाओं में प्रथम स्थान दिया जाएगा। देश के सभी प्रेमियों और महात्माओं से अनुरोध है कि सचिव या श्रीमान को 1 रुपए का भुगतान करके समिति के सदस्य बने। त्रिकुद सुंदरम पिल्लई और स्वागत समिति का टिकट प्राप्त करना अखिल भारतीय कांग्रेस सभाओं और अन्य सार्वजनिक इकाइयों के सचिवों से अनुरोध है कि इस जानकारी को व्यापक रूप से प्रकाशित करें। इसी के साथ ये न्यूज अब हम पहुंच चुके हैं सबसे अंतिम न्यूज पर, जिसका टाइटल है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट की न्यूज है क्राइम इन अ पैंडेमिक ईयर, जिसका मतलब है एक महामारी वर्ष में अपराध। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीए अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में 28% अधिक अपराध बढ़ गए हैं और यह मुख्यतः कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के प्रतिबंधों के दौरान हुआ था और इस तरह के अंतर्गत हुए अपराधों को दूसरे आईपीसी अपराध या दूसरे राजधानी कानूनों के तहत दर्ज किया गया था और 66 लाख अपराध 2020 में दर्ज किए गए। तो इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्स बने हुए हैं जहाँ पे 2015 से लेके 2020 तक और फिर 2017 से लेके 2020 तक अलग अलग डेटा को प्रदर्शित किया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे ध्यान से पढ़ने और समझ करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यहीं पर ही आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की सब एडिटोरियल सेक्शन का भी कवरेज समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।